अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सहर फातना हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड कैंसर सर्जन। मेरी स्पेशलिटी है गायनी की लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में और इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस में। आज हम बात करेंगे रिकरेंट मिसकैरेजेस के बारे में, यानी जो बार बार हमल ज़ाया हो जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका कैसे इलाज किया जाता है। किसी भी फ़ीमेल की लाइफ में प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उसको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी प्रेगनेंसी से, और प्रेगनेंसी ज़ाया होना हर कपल के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, स्पेशली उस खातून के लिए जिसका हमल ज़ाया हो जाता है। रिकरेंट मिसकैरेजेस का मतलब है कि 3 या उससे ज़्यादा हमल कंसेक्यूटिवली ज़ाया हो रहे हों, यानी लगातार 3 या उससे ज़्यादा हमल ज़ाया हों। हमल ज़ाया होने का ड्यूरेशन यूजुअली 24 हफ्ते से पहले का होता है। रिकरेंट मिसकैरेजेस की बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो पेरेंट्स हैं उनमें किसी में कोई कैरियोटाइपिक यानी क्रोमोसोमल लेवल पे कोई एबनॉर्मलिटी चली आ रही हो, उसकी वजह से हमल ज़ाया हो रहा हो। या फिर इसकी एक और वजह ये हो सकती है कि जो हमारा यूट्रस है यानी बच्चेदानी है, उसमें कोई डिफेक्ट हो जिसकी वजह से बार बार हमल ज़ाया हो रहा हो, जिस तरह मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हों या इंट्रायूट्राइन सेप्टम हो। इसके अलावा सर्वाइकल वीकनेस यानी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है और वो प्रेगनेंसी में अपनी जगह पे क्लोज़ नहीं रह पाता और ओपन हो जाता है, या उसकी लेंथ छोटी होती है। एक ये भी वजह होती है बार बार हमल के ज़ाया होने की। हमल ज़ाया होने की एक और वजह ये होती है कि इनमें एक खून की खुलियों की बीमारी होती है, जिनमें इनके खून के जमने की पोटेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसको हम कहते हैं एंटी डिफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। कुछ और खून की रिलेटेड बीमारियां भी वजह बनती हैं रिकरेंट मिसकैरेज की। ये वो बीमारियां होती हैं जिसमें फ़ीमेल्स का खून गाढ़ा हो जाने यानी उसमें लूथड़े बनने की पोटेंसी हो, और इसकी वजह से वो हमल ठहर नहीं पाता हो और 24 हफ्ते से पहले ज़ाया हो जाता हो। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, थायराइड या थायराइड एंटीबॉडीज़ भी एक वजह होती हैं बार बार बच्चे ज़ाया होने की। पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी रिकरेंट मिसकैरेजेस की एक वजह बनती है, जिसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और ओवरी में मल्टीपल सिस्ट होती है जो नॉर्मल हार्मोनल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो इन केसेस में भी रिकरेंट मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसके अलावा मेजॉरिटी केसेस में रिकरेंट मिसकैरेज अनएक्सप्लेन्ड होता है, यानी रिकरेंट मिसकैरेजेस तो हो रहे होते हैं लेकिन हमें उसकी कोई कॉज या वजह नहीं मिल रही होती। किसी भी मैरिड औरत की ज़िंदगी में 1 से 2 मिसकैरेज हो सकते हैं, लेकिन अगर बार बार हमल ज़ाया हो रहा हो तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन होती है। स्पेशली अगर 3 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव हमल ज़ाया हो जाएं शुरू के 3 महीनों में, या 2 या उससे ज़्यादा हमल ज़ाया हों चौथे से छठे महीने में, तो इन केसेस को हम यूजुअली इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम फीमेल को रिकमेंड करते हैं कि हमल के ठहरने से पहले इन्वेस्टिगेट कराएं। यानी अगर बच्चा ज़ाया हो तो उसके बाद एटलीस्ट 6 हफ्ते बाद हम कुछ टेस्ट करा के देखते हैं कि क्या वजूहात हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस की, ताकि अगली प्रेगनेंसी को ज़ाया होने से बचाया जा सके। इन इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है एंटी डिफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के बारे में। इसमें हम कुछ एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं जो एटलीस्ट 2 दफ़ा रिपीट किए जाते हैं 12 हफ्ते के गैप से, और ये टेस्ट हमें बताते हैं कि अगर उसको एप्ला सिंड्रोम है तो इसके लिए ना सिर्फ ये कि प्रेगनेंसी से पहले ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, बल्कि जब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम शुरू से ही कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमल ज़ाया होने के चांस को कम किया जा सके। जो दूसरे टेस्ट हम रिकरेंट मिसकैरेजेस में कराते हैं उसमें कुछ खून के टेस्ट शामिल हैं, जैसे शुगर का टेस्ट हो गया, थायराइड का टेस्ट हुआ। अगर हमें लगता है कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है तो कुछ हम हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है ताकि देखें कि यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स और सर्विक्स नॉर्मल हैं कि नहीं। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि जो आखिरी मिसकैरेज हो उसके जो भी प्रोडक्ट्स निकलें उनको हम बायोप्सी के लिए भेजें और उनकी क्रोमोसोमल स्टडी की जाए, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो जिसकी वजह से बच्चा बार बार ज़ाया हो रहा हो। तो इसके लिए पहले जो ज़ाया हुआ है बच्चा उसकी बायोप्सी करानी चाहिए। अगर हमें पॉटस में कोई क्रोमोसोमल एनॉमली मिलती है तो हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का कैरियोटाइपिंग टेस्टिंग भी कराते हैं। जिनके बार बार मिसकैरेज हों उनकी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू होती है। जैसे मैंने कहा कि लास्ट अबॉर्शन के बाद हम उनके सारे टेस्ट करवाते हैं, उनको क्योर्स के लिहाज से ट्रीट किया जाता है और उसके बाद उनको प्रेगनेंसी के लिए रिकमेंड किया जाता है। रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होते हैं जिसमें हम फीमेल की हिस्ट्री, एवोल्यूशन,
डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद उनको कुछ मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है। इनकी प्रेगनेंसी तब एडवाइस की जाती है जब हमारे लिहाज से सारी प्रॉब्लम बेहतर हो गई हो या मेडिकेशन शुरू हो गई हो और इनको ओवरऑल प्रेगनेंसी में स्पेशलाइज्ड केयर की जाती है। रिकरेंट मिसकैरेज की अगर ट्रीटमेंट कराई जाए तो 75% कपल्स में नेक्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है और मिसकैरेज नहीं होता। इस ट्रीटमेंट में हम प्रेगनेंसी से पहले ही पेशेंट को फॉलिक एसिड स्टार्ट करा देते हैं, जो एटलीस्ट प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले शुरू की जाती है और ओवरऑल प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रहती है। इसके अलावा अगर इनके अंदर यूट्रस में या सर्विस में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है जो ट्रीटेबल होती है, जैसे कोई फाइब्रॉइड यूट्रस हो, सर्वाइकल पॉलिप हो, तो हम उनको प्रेग्नेंट होने से पहले उनकी सर्जरी करके उनको रिमूव कर देते हैं। जिनको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, उनकी ट्रीटमेंट भी हम प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट करते हैं ताकि जब वो प्रेग्नेंट हो तब उनके हार्मोनल लेवल्स नॉर्मल हों, उनके एंडोक्राइन लेवल नॉर्मल हो ताकि मिसकैरेज ना होने पर। जिन लोगों में हमें क्रोमोसोमल या कंजेनाइटल अनॉमलीज़ मिल रही होती हैं, वहाँ हम पहले ही क्लियरटैपिंग करा लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई ऐसी अनॉमली है जो रिकरेंट है, तो उसके लिए हम कभी कभी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी टेस्ट ट्यूब बेबी भी रिकमेंड करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ठहरने से पहले ही बच्चे का टेस्ट करा के देखा जाए कि उसमें दोबारा ऐसी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से वो ज़ाया हो जाए। इसको हम प्री इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग कहते हैं। जिन फीमेल्स में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी होती है, यानी बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है या कमज़ोर होता है, उनमें हम सर्वाइकल सरकराज यानी बच्चेदानी के मुंह के टाँकी को रिकमेंड करते हैं। ये शुरू के महीनों में ही लगा दिया जाता है और इसको लगाने की लिए हम या तो हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं या फिर हम इसकी सर्वाइकल लेंथ देखते हैं, और अगर ये रिक्वायर्ड लेंथ से छोटी होती है तो हम सर्वाइकल सर्कलाज लगा देते हैं, जिसको हम डिलीवरी से पहले रिमूव करते हैं और उसके बाद पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। ऐसी सारी फीमेल्स को हम प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड और प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट रिकमेंड करते हैं। जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी मिलती है उनको प्रेगनेंसी में ग्लूकोफेज रिकमेंड करते हैं और ओवरऑल प्रेगनेंसी में ग्लूकोफेज लेती हैं। जिनमें हमें ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मिले, जैसे एप्ला या कोई और थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर मिलता है, उनको हम एस्पिरिन और हेपरिन अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से क्या देना है या दोनों ही देने हैं, और फिर उसके लिए केस स्पेसिफिक डोजेज कैलकुलेट की जाती है और वो भी उनको प्रेगनेंसी में ओवरऑल दी जाती है। जिन फीमेल के पहले बच्चे ज़ाया हो चुके होते हैं उनकी ना सिर्फ हम बुकिंग अर्ली कराते हैं बल्कि उनको फ्रिक्वेंट विज़िट भी करवा के हम देखते हैं, और इसके अलावा इनके अल्ट्रासाउंड करा के शुरू ही से देखा जाता है कि कोई बेबी में ऐसी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से वो ज़ाया हो रहा हो। सो इन सारी चीज़ों से हमल को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। बेड रेस्ट का मिसकैरेज होने से या बच्चे ज़ाया होने से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 9 महीने बिस्तर पे गुजार देंगी तो आपका हमल ज़ाया नहीं होगा। मगर कुछ केसेस में हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। अगर हमें लगता है तो हम पेशेंट की मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कराते हैं, लेकिन टोटल बेड रेस्ट यूजुअली एडवाइस नहीं किया जाता क्योंकि उसका कुछ ख़ास रोल नहीं है। इन केसेस में हम प्रेगनेंसी में कुछ इंजेक्शंस भी चलाते हैं जो हार्मोनल सपोर्ट देती हैं ताकि नॉर्मल प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स डेफिशिएंट हैं जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो रहा है उसको भी रोका जा सके। इन सारे केसेस में अगर प्रेगनेंसी को आप क्लोजली ऑब्जर्व कराएं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आएँ, एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट लेते रहें और प्रेगनेंसी आपकी अनइवेंटफुल रहे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है और सी सेक्शन ज़रूरी नहीं होता। ऐसी सारी ख़वातीन जिनके बार बार बच्चे ज़ाया हो रहे हों, हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि वो प्रेगनेंसी से पहले ही हमारे पास आएँ। हम उनकी कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट कराते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं ताकि बार बार बच्चा ज़ाया ना हो, क्योंकि ना सिर्फ ये माँ की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बल्कि बच्चे ज़ाया होने से माँओं को ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सहर फातिमा। अगर आप इस बारे में कुछ और मालूमात लेना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।